दोस्तों आज हम लोग देखेंगे टेक्निकल साइंस यानी तकनीकी विज्ञान के महत्वपूर्ण ही क्वेश्चंस जो हर एक जितने भी रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो बारी बारी से हम सीधी बात नो बकवास करते हुए चलेंगे, तो मुद्दे की बात करते हुए चलेंगे। यहाँ पर ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, तो हम सीधे क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि दो प्रतिरोध है, दो प्रतिरोध 3 ओम तथा 6 ओम के, जो दो प्रतिरोध है 3 ओम तथा 6 ओम के हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हैं तो 1/3 प्लस 1/6 यही होता है, समांतर क्रम में है तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 3 दूना के 6, 2 प्लस 1 3 यानी 3/6, 3/6 यानी 1/2। जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा जो समतुल्य प्रतिरोध होता है यानी 1/r बराबर होगा 1/2 हो जाएगा। तो आर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो 2 ओम हो जाएगा। कितना रेजिस्टेंस समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट 2 ओम हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। ऐसा कौन सा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिक मोटर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो 220 वोल्ट पर कार्य करने वाला एक हीटर 5 एम्पियर धारा लेता है, तो 10 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम क्या होगा। देखिए भी यानी भी का मान कितना दिया है, भी का मान 220 दिया हुआ है, और ये 5 एम्पियर यानी आई का मान दिया है कितना 5 एम्पियर आई का मान दिया है, और टाइम का मान दे दिया है कितना, तो 10 मिनट। कितना 10 मिनट। यहाँ से हम v बराबर आई आर से भी बराबर आई आर ओम के नियम से हम यहाँ पर हम आर का मान ज्ञात करने यानी 220 कितना v का मान दिया है 220 बटा में हमारा आई का मान कितना दिया हुआ है 5, तो आर का मान हमारा कितना हो गया 5 चौकी 20 44 हो गया। तो चूंकि ऊष्मा गतिकी के नियम से h बराबर फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आई का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25 इंटू आर का मान कितना हो गया हमारा 44, आर का मान कितना हो गया, तो आर का मान हो गया 44 और टी कितना है, टी हो गया 10 बटा में इसको हम गुणा करेंगे। इन 10 मिनट है, मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो गुणे 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, गुणा 60 हो जाएगा। अब देखिए इसको गुणा करेंगे हम तो 25 चौके 100 कितना, इसको देखिए यहाँ पर हटाते हैं। अब इसको हटाते हैं, गुणा करते हैं, हम देखते हैं कितना हो गया हमारा एच का मान हो गया 25 गुणे 44 गुणे 10 गुणे मिनट है, तो इसको हाफ में बदलने के लिए हम 10 से गुणा करेंगे। 10 से हमको 60 से गुणा कर देना है। कितने से 60 से गुणा करना है, सॉरी 10 से नहीं 60 से गुणा करना है। कितने से 60 से गुणा करना है। तो अब इसको जब हम सोल्व करेंगे 25 चौके 100 कितना हो गया 25 चौके 100 जीरो, 25 चौके 100 यानी 10 110 आई हो गया 1 जीरो आगे, यहाँ से 1 जीरो, फिर इसे 60 में 1 जीरो गुणे 6 यानी 11 6 के 66। टोटल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हमारा हो गया 6 66 पर कितना 3 जीरो 1 2 3 यानी यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 6 पॉइंट कितना हो गया 6.30 ई 1 जीरो ई 4 6.6 गुणे 10 पर 5 6.6। देखिए 3 ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो गया, कट गया। ऑप्शन नंबर सी तो हो ही नहीं सकता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.6 गुणे 10 पर 5 जूल, 6.6 गुणे 10 पर 5 जूल हो गया। क्योंकि 1 2 3 4 जूल यहाँ से और एक जो पॉइंट यहाँ जाएगा 5, 6.6 गुणे 10 पर 5 जूल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि एक वस्तु ए से बी तक 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाती है और पुनः ए तक 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लौट आती है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल। देखिए यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है औसत चाल। क्योंकि औसत चाल के लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू S1 इंटू S2 बटा में S1 प्लस S2। यहाँ पर देखिए S1 2 गुणे S1 का मान प्रारंभिक चाल हमारा कितना है 40 है, इंटू अंतिम चाल कितना है 60 है, फिर बटा में हमारा कितना हो जाएगा, फिर इसको हम बटा में करेंगे, बटा में तो 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। S1 प्लस S2 40 प्लस 60 100, 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो बचा हमारा 6 चौके 24 48 यानी ऑप्शन नंबर डी कितना, ऑप्शन नंबर डी 48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा 48 मीटर पर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। देखिए गतिज ऊर्जा का समीकरण व्यक्त किया जाता है। देखिए स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है mgh से और गतिज p बराबर mv स्क्वायर। देखिए p बराबर फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर, लेकिन गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है किससे 1/2 mv स्क्वायर से, 1/2 mv स्क्वायर। ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया mgh, ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी 1/2 mv स्क्वायर हो गया। और ये संवेग p बराबर pv mv स्क्वायर फॉर्मूला हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि दो समानांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, तो इससे बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। जैसे यहाँ पर एक तो दर्पण है, यहाँ पर एक समानांतर दो समानांतर यहाँ पर दर्पण रखे हुए हैं, ठीक। धातु के एक गोले को इसके बीच में एक धातु का गोला रखा जाता है, धातु का एक गोला इसके बीच में रखा जाता है और इससे बनी प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा संख्या होगी असंख्य होगी, क्योंकि समानांतर दर्पण है इसमें प्रतिबिंबों की संख्या असंख्य होगी। गोलीय दर्पण है ना, समानांतर गोले को रखा जाता है, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या असंख्य होती है। अब देखिए क्वेश्चन दिया है कि भूस्थितिक उपग्रह की ऊंचाई को मान को निम्न में से कौन सा दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी 36,000 किलोमीटर। अब सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को
कौन सी गैस अवशोषित करती है? तो ओजोन लेयर जो है, ओजोन गैस इसको अवशोषित करती है। ओजोन यानी O3 जो है इसको अवशोषित करती है। ब्रेस्ट जो क्रेस्ट है, क्रेस्ट बोल्ट में के थ्रेड का कौन सा पार्ट है? जो क्रेस्ट बोल्ट है वो थ्रेड का कौन सा पार्ट है? क्या ऊपर का पार्ट है या नीचे का पार्ट है या उसके बीच का पार्ट है? कौन सा पार्ट है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे ऊपर का पार्ट है। संवेग, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? अच्छा, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि जब कोई, क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्या कि जब कोई साइकिल सवार वृत्तीय पथ पर घूमता है तो वह कहाँ, जब कोई साइकिल सवार विपरीत पथ पर घूमता है तो बल कहाँ लगता है? बाहर की ओर लगता है कि अंदर की ओर लगता है कि आगे की ओर लगता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आगे की ओर लगता है। अब देखिए एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन जो होता है 0.001 मिलीमीटर या कितना, तो 10⁻³ मिलीमीटर के बराबर होता है। अब देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या है? एक सरल सूक्ष्मदर्शी है जो 4 डायोप्टर क्षमता के उत्तल लेंस से बना है। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चूंकि आप P बराबर हमें पता है कि P बराबर फॉर्मूला होता है क्या? 1/F फॉर्मूला होता है। P बराबर फॉर्मूला होता है 1/F। फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। तो सूक्ष्मदर्शी का जो क्षमता है यानी P का मान दिया है 4, P का मान कितना दिया है? हमारा 4 दिया है। P का मान हमारा 4 दिया हुआ है, 1/F हो यहाँ से हो गया। क्योंकि अब F यहाँ से ज्ञात करेंगे हम, तो यहाँ से F हमारा डायोप्टर में है तो इसको हम मीटर में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। मीटर में बदलेंगे तो 16 हो जाएगा। मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। देखिए मीटर में बदलने से 16 नहीं हो गया, यहाँ पर देखिए गलती हो गया, मीटर से नहीं बदलना है इसको। जो 4 डायोप्टर है, क्योंकि P बराबर हमें पता है कि P बराबर फॉर्मूला होता है 1/F। क्योंकि 1/F का मान कितना आ गया हमारा? 1/F का मान हमारा 4 आ गया, ठीक। जो कि लेंस की क्षमता आवर्धन यानी M बराबर होता है 1 + F, मतलब कि 1 + 1/4 मतलब कि D/F होता है। 1 + D/F फॉर्मूला होता है। D/F हमारा फॉर्मूला होता है। D यानी फोकस की दूरी जितनी है, प्रति फोकस की दूरी को हम दूरी बनाते हैं, मतलब कि जितनी दूर फोकस है उसी को हम दूरी मानते हैं। तो चूंकि M का मान ज्ञात करने के लिए हमारा हो जाएगा 1 + 4/4 कैंसिल होगा, 1 + 1 हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्नांकित में कौन सा गुणधर्म ठोस, द्रव एवं गैस के लिए भिन्न है? तो कौन? पदार्थ का कण का आकार भिन्न होता है? नहीं। ठोस का द्रव का आकार भिन्न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पदार्थ का द्रव्यमान एक ही रहेगा? क्या ऊर्जा विनिमय होगा? एक नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अणुओं की गति। निम्नांकित में कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है? रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? पानी का भाप में बदलना रासायनिक परिवर्तन है? क्या कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है? क्या लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है? हाँ, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है और कोयले का जमना रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन भौतिक परिवर्तन कौन है? तो पानी का भाप में बदलना। हम पानी को भाप में बदल सकते हैं और भाप को पुनः हम पानी में बना सकते हैं। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना ए होगा, ना बी होगा, ना ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक साइड व उत्पाद साइड में किसकी संख्या समान होती है? जो संतुलित रासायनिक समीकरण है उसमें अभिकारक और प्रतिफल के साइड परमाणुओं की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा लगा, ये बहुत ही अच्छा सीरीज था। ऐसी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ऐसा सीरीज हम लेकर आते रहेंगे। टेक्निकल साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है बहुत ही इसके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, ऐसे ही जोश और उल्लास के साथ। जय हिंद।